Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 14 February 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is severe mental retardation is इनमें से IQ लेवल कितना होने पर आप इसे सीवियर मेंटल रिटार्डेशन कहेंगे? 50 से 70, 35 से 50, 20 से 35 या फिर 20 से कम? मेंटल रिटार्डेशन का मतलब है व्यक्ति मानसिक रोगी है, मानसिक रूप से कमजोर है। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगर किसी पर्सन के नॉर्मल IQ लेवल की बात की जाए तो 100 IQ वाला पर्सन ओके माना जाता है। इसके अलावा डिफरेंट रेंजेस की बात की जाए तो अगर किसी पर्सन का IQ लेवल 70 से 50 के बीच में है या यूं कहें 50 से 70 के बीच में है तो उसमें माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाली कंडीशन देखी जाएगी। इस प्रकार के पेशेंट्स को हम एजुकेट कर सकते हैं और इन्हें इंटरमिटेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कुछ चीज़ों में इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ में नहीं चाहिए होता है। अगर किसी पर्सन का IQ लेवल 35 से 50 के बीच में है तो इसे हम मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन का नाम देंगे और इस प्रकार के पर्सन्स को हम ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो अपनी जीवन जी सकें। इन्हें लिमिटेड सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अगर IQ लेवल 20 से 35 के बीच में है तो ये मान के चलिए ये सीवियर मेंटल रिटार्डेशन से सफरिंग पर्सन है और ये पूरी तरह से दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं और इन्हें एक्सटेंसिव सपोर्ट की आवश्यकता होती है, यानी बिना किसी सपोर्ट के ये कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि अपने जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, जो दिन के छोटे बड़े काम होते हैं पर्सनल, वो सब भी ये खुद से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर IQ लेवल 20 से कम है तो इसे आप प्रोफाउंड MR कहेंगे। इन्हें कस्टडी में रखा जाता है, इन्हें कस्टोडियल रखा जाता है, इन्हें परवेसिवनेस सपोर्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आपने इन्हें थोड़ा सा भी लूज छोड़ा तो हो सकता है ये खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका हमें पूरी तरह से ख्याल रखना होता है, इन्हें किसी भी चीज के बारे में कुछ भी समझ में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी आर। ह्यूमन बॉडी में कुल कितनी रिब्स पाई जाती हैं? 10 पेयर्स, 10, 12 पेयर्स, 12। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 12 पेयर्स। हमारे शरीर में कुल रिब्स या पसलियों की संख्या 12 जोड़ी या फिर 24 होती हैं और रिब्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे हम इंटरकोस्टल स्पेस के नाम से जानते हैं। रिब्स को आप कोस्टल वर्ड से भी डिनोट करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल इंटरकोस्टल मसल्स की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 11 जोड़ी या 22। पहली 1 से लेकर 7 नंबर तक की जो रिब्स होती हैं उन्हें आप ट्रू रिब्स कहते हैं क्योंकि ये पीछे वर्टिब्रा और आगे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। 8, 9 और 10 नंबर की जो रिब्स हैं इन्हें आप फॉल्स रिब्स कहते हैं क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी नहीं होती। 11 और 12 नंबर की जो रिब्स होती हैं उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं क्योंकि ये आगे की तरफ से बिल्कुल भी किसी से नहीं जुड़ी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, medication used for pediculosis treatment include। पेडिक्यूलोसिस के इलाज के लिए इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है?
DDT 5% to 10%, carbolic lotion 1:40, kerosene coconut oil in ratio 1:1, या फिर all the above. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। पेडिक्यूलोसिस हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों पर पाया जाने वाला इन्फेक्शन है और इसके ट्रीटमेंट के लिए DDT 5 to 10%, कार्बोलिक लोशन 1:40 रेशो और केरोसिन कोकोनट ऑयल 1:1 रेशो उपयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर इज सेड टू बी precipitated when it terminates in less than। किसी वुमेन को हो रहा लेबर कितने से कम समय का हो, आप इसे तब प्रिसिपिटेटेड लेबर कह सकते हैं। लेबर की ड्यूरेशन कितने समय से कम होने पर आप इसे प्रिसिपिटेटेड लेबर कहेंगे। 2 घंटे से कम, 3 घंटे से कम। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। किसी भी प्रीमी ग्रेविडा वुमेन में लेबर की ड्यूरेशन 14 से 19 घंटे के बीच होती है और जब वुमेन नेक्स्ट टाइम कंसीव करती है, नेक्स्ट टाइम डिलीवरी के लिए जाती है, तो लेबर की ड्यूरेशन उसमें लगभग 14 घंटे की होती है। और अगर किसी वुमेन में लेबर की पूरी प्रोसेस 3 घंटे से कम समय में कंप्लीट हो जाए तो आप इसे प्रिसिपिटेटेड लेबर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the chairman of Committee on Integration of Health Services? कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शंस आर डॉक्टर एन जंगलवाला, मिस्टर करतार सिंह, डॉक्टर MS चड्डा, सर जोसेफ बोर। अपकमिंग राजस्थान CHO एग्ज़ाम जो कि 19 फरवरी को होना है, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, आप इसे डाउनलोड करें। इस एग्ज़ाम के लिए कमिटीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइए इन्हें ब्रीफली डिस्कस करें। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के चेयरमैन थे डॉक्टर एन जंगलवाला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी कमिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, इनके एस्टेब्लिशमेंट रिकमेंडेशन की डेट आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे भोर कमेटी के बारे में। भोर कमेटी के चेयरपर्सन थे मिस्टर जोसेफ बोर। इस कमेटी की जो स्थापना है 1943 को हुई थी और इसने अपना पहला रिकमेंडेशन यानी जो सुझाव थे वो 1946 के अंदर दिए थे। इस कमेटी को आप हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। इस कमेटी ने ही स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताया था, 3 मिलियन प्लान दिया था, जिसमें कहा गया था कि प्राइमरी लेवल पर 75 बेड्स होने चाहिए, सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल्स में 650 बेड होने चाहिए और टर्सरी लेवल हॉस्पिटल्स के अंदर 2500 बेडेड हॉस्पिटल होने चाहिए। इन्होंने ये कहा था कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उन्हें 40,000 की आबादी पर इस्टेब्लिश किया जाए और हर PSC के अंडर में 3 सबस्टेंस सेंटर्स आने चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं और भोर कमेटी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली टाइप की कमेटी है, इसे आप ज़रूर नोट कर लें, रिवाइज कर लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे जंगलवाला कमेटी के बारे में। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था, ये कमेटी 1967 के अंदर आई थी और नर्सेस के लिए इस कमेटी के द्वारा काफ़ी अच्छे काम किए गए थे। इन्होंने ही यूनिफ़ॉर्म कैडर के लिए रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने ही हेल्थ वर्कर्स के हेल्थ स्टेटस को, लिविंग स्टेटस को बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन दिए थे। इन्होंने ये कहा था कि टाइम का जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स होने चाहिए और क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही पर्सन को पोस्ट मिलनी चाहिए। इसके द्वारा इस प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकने के लिए भी सुझाव दिए गए थे। ये सभी यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं।
नेक्स्ट थर्ड हम बात करेंगे मुडेलियर कमिटी की। मुडेलियर कमिटी जो है 1962 के अंदर इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था और इसका जो स्थापना थी वो 1959 के अंदर हुई थी। मुदेलियर कमिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो 1959 के अंदर हुआ था और इनका जो रिकमेंडेशन था, सुझाव था, वो 1962 के अंदर दिया गया था। मुदेलियर कमिटी को आप हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी के नाम से जानते हैं। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी। और इसके चेयरमैन की बात की जाए तो ए एल मुदेलियर इसके चेयरमैन थे। श्रीवास्तवा कमेटी की। श्रीवास्तवा कमेटी 1975 के अंदर आई थी और इस कमेटी के द्वारा 3 टायर्स के अंदर हेल्थ सर्विसेज को डिस्क्राइब करने के बारे में बताया गया था। सबसे पहले सब सेंटर, फिर पीएससी और फिर सीएससी। और इन्होंने ये कहा था कि जो रेफरल सर्विसेज होनी चाहिए और पीएससी लेवल पर ऑपरेशन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है चड्ढा कमेटी। ये कमेटी 1963 के अंदर आई थी। इस कमेटी के द्वारा मलेरिया इरेडिकेशन करने से रिलेटेड सुझाव दिए गए थे, इसलिए इसे कमेटी ऑन नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। चड्ढा कमेटी का रिकमेंडेशन था कि 3 से 4 विलेजेस पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए, यानी कि बेसिक हेल्थ वर्कर का जो कॉन्सेप्ट था चड्ढा कमेटी द्वारा दिया गया था। चड्ढा कमेटी ने ही कहा था कि एक पर्सन ऐसा हो जो मलेरिया इरेडिकेशन के लिए भी काम करे और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एजुकेशन और जो कॉन्डम्स आदि हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करे। नेक्स्ट हम बात करेंगे करतार सिंह कमेटी की। करतार सिंह कमेटी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज करतार सिंह कमेटी के द्वारा मल्टीपर्पस वर्कर का रिकमेंडेशन दिया गया था, यानी एक पर्सन जो हेल्थ से रिलेटेड सभी काम कर सके, सभी गवर्नमेंट की स्कीम्स को विलेजेस में डिलीवर कर सके। यानी हर काम के लिए अलग बंदे को ट्रेन करने से अच्छा है कि एक ही पर्सन को सभी काम सिखा दिए जाएं। इसे ही इन्होंने मल्टीपर्पस वर्कर नाम दिया था। ये कमेटी 1973 के अंदर आई थी। इन्होंने कहा था कि 16 सब सेंटर्स पर एक पीएससी होनी चाहिए और एक सब सेंटर जो है 3,000 से 3,500 की आबादी पर होना चाहिए और एक जो पीएससी है वो करीब 40,000 की आबादी पर होना चाहिए। और इस पीएससी का जो इंचार्ज होगा वो एक डॉक्टर होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। ये सजेशन इनके द्वारा दिए गए थे। करतार सिंह कमेटी ने ही एएनएम को हेल्थ वर्कर फीमेल कहा था और बेसिक हेल्थ वर्कर को हेल्थ वर्कर मेल नाम इन्होंने दिया था। लास्ट हमारी है मुखर्जी कमेटी, जो कि 1965 में 1965 से लेकर 1966 के बीच में इसका डिक्लेरेशन आया था, क्योंकि इन्होंने 2 रिकमेंडेशन दिए थे। 1965 के अंदर इन्होंने नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से अलग किया था और 1966 के अंदर इन्होंने जो बेसिक हेल्थ वर्कर की पोस्ट थी उसे, उनकी जो सैलरी प्रॉब्लम्स थी उसे सॉल्व करवाया था। इसी वजह से मुखर्जी कमेटी को हम कई बार कमेटी ऑन फैमिली प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में मेल और फीमेल के होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए क्विकली इन्हें जान लें। फीमेल में पाए जाने वाली लेबिया मेजोरा किसके होमोलोगस होती है? द राइट आंसर इज स्क्रॉटम। लेबिया माइनोरा, फिनाइल यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस, ग्लैंस पेनिस। नेक्स्ट है बार्थोलिन ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रा। नेक्स्ट है स्किनीज ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड।
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। लेबिया मेजोरा होमोलोगस टू स्क्रोटम, लेबिया माइनोरा होमोलोगस टू पिनाइल यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस ग्लांस पेनिस, बार्थोलिन ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रा, स्किनीज ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट आपको बताना है फॉर्मिकेशन टर्म का क्या मीनिंग होता है। आंसर इज insects are crawling on skin। अगर कोई पर्सन ये कहे कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी चमड़ी पर, स्किन पर किसी प्रकार के कोई इंसेक्ट यानी छोटे जीव क्राउल कर रहे हैं, रेंग रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसे फॉर्मिकेशन द्वारा डिनोट किया जाता है। फॉर्मिकेशन इज अ sensation in which client says insects are crawling on my skin। Next question is rule of 10 is used for। रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल इनमें से किस प्रोसेस के लिए किया जाता है। क्लेफ्ट लिप, इम्परफोरेट एनस, ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला, या फिर क्रॉनिक हार्ट डिजीजेस के लिए या कंजेस्टिव हार्ट डिजीजेस के लिए। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगर किसी बच्चे को क्लेफ्ट लिप जैसी कोई कंडीशन है, यानी जन्म के बाद, जन्म के समय उसके होंठ आपस में सही तरह से जुड़े नहीं हैं, कटे फटे हैं, तो ये कंडीशन क्लेफ्ट लिप कहलाती है। और इस क्लेफ्ट लिप की को रिपेयर करने के लिए एक सर्जरी की जाती है। बच्चा इस सर्जरी के लिए तैयार है या नहीं, इस चीज के असेसमेंट के लिए रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, जन्म के समय अगर बच्चे के होंठ सही नहीं बने हुए हैं, कटे फटे हैं, तो इस कंडीशन को क्लेफ्ट लिप कहते हैं। और इन कटे फटे होठों को सर्जरी द्वारा रिपेयर करना क्लेफ्ट लिप सर्जरी कहलाता है। बच्चा इस सर्जरी के लिए तैयार है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट जो है रूल ऑफ 10 के नाम से जाना जाता है। और इसे हम मिलार्ड्स क्राइटेरिया का नाम भी देते हैं। रूल ऑफ 10 के असेसमेंट में हम चार चीजें देखते हैं। बच्चे की जो एज है 10 वीक होनी चाहिए, यानी करीबन 2.5 महीना होनी चाहिए। बच्चे का जो वेट है कम से कम 10 पाउंड होना चाहिए। और बच्चे में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, उसकी संख्या 10,000 होनी चाहिए। और बच्चे का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम होना चाहिए। अगर बच्चे में ये चारों फाइंडिंग्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे अब इस सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डेथ्स per 1000 population per year in a given community is known as। किसी कम्युनिटी में 1000 लोगों पर हुई डेथ किस वर्ड से, किस टर्म द्वारा डिनोट की जाती है। क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट डेथ रेट, नियोनेटल डेथ रेट, पेरीनेटल डेथ रेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एक साल में 1000 की आबादी पर हुई डेथ की संख्या क्रूड डेथ रेट के रूप में जानी जाती है। याद रखिएगा, एक साल में 1000 की आबादी पर हुई टोटल डेथ क्रूड डेथ रेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, children generally double their birth weight by 5 months of age। This is an example of। एक बच्चा उसके जन्म के समय जितना उसका वजन था, उससे वजन में लगभग 5 महीने की उम्र पर डबल हो जाता है। तो ये किस चीज का उदाहरण है। क्या ये डेवलपमेंट है, हेरिडिटी है, स्टेट ऑफ हेल्थ है, या फिजिकल ग्रोथ है।
बच्चे का वजन 5 महीने में 2 गुना हो जाना क्या कहलाता है? यस, एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड फिजिकल ग्रोथ। बच्चे का आकार में बढ़ना, वजन में बढ़ना, ये सभी फिजिकल ग्रोथ का एग्जाम्पल है। जबकि बच्चे में डेवलपमेंट होने का मतलब है बच्चे के मानसिक विकास का होना, उसके द्वारा किसी प्रकार की स्किल को सीखना। डेवलपमेंट मीन्स स्किल का सीखना, और फिजिकल ग्रोथ का मतलब है आकार और वजन में बढ़ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया है तो कुछ बेसिक चीज़ों को यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी ओवम और स्पर्म यूनाइट होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो कंसेप्शन से लेकर 2 सप्ताह तक का जो समय होता है उसमें आप उसे ओवम कहते हैं। 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक फिर इसे एम्ब्रियो कहा जाता है। 9 वीक्स से लेकर डिलीवरी होने तक इसे हम फीटस कहते हैं, और डिलीवरी से लेकर पहले 28 दिनों तक इसे नियोनेट कहा जाता है, और फिर 28 दिनों से 1 साल की उम्र तक इसे इन्फेंट कहा जाता है। 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे को टोडलर कहते हैं। 3 से 6 साल तक के बच्चे प्री स्कूलर कहलाते हैं। 6 से 12 साल स्कूल एज, और 12 से 18 एडोलेसेंट एज कहलाते हैं। एडोलेसेंट एज के अंदर भी प्यूबर्टी का अलग-अलग पीरियड होता है, इसे जानते हैं। एडोलेसेंट एज में प्यूबरसेंट एज का मतलब होता है यानी प्रेगनेंसी आने से पहले की एज, जो गर्ल्स में 10 से 12 होती है और बॉयज़ में 12 से 14 साल होती है। प्यूबसेंट एज बॉयज़ के लिए 12 से 14 और गर्ल्स के लिए 14 से 16, और इसके बाद का समय पोस्ट प्यूबसेंट एज के रूप में जाना जाता है। Next question is, your patient says that he urinates at night and it is affecting his daytime alertness. You would document this as। आपका पेशेंट आपसे कहता है कि उसे रात को यूरिन पास करने के लिए बार-बार जागना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती और दिन में उसे नींद आती रहती है। पेशेंट द्वारा बताई गई इस कंप्लेन को आप किस वर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट करेंगे? ओलिगोरिया, नॉक्चूरिया, डिस्यूरिया, पॉलीयूरिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉक्चूरिया। अगर कोई पर्सन रात को यूरिन पास करने के लिए बार-बार उठता है तो ये कंडीशन नॉक्चूरिया टर्म द्वारा डिनोट की जाएगी। एक वर्ड होती है एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस का मतलब होता है अनइंटेंशनली पासेज ऑफ यूरिन इन द बेड। अगर कोई पर्सन या कोई बच्चा जानबूझ के अनजाने में नींद में ही बिस्तर पर यूरिन पास कर दे तो ये कंडीशन एन्यूरेसिस कहलाती है। किसी बच्चे को आपने टॉयलेट ट्रेनिंग दे दी है, बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है और अभी भी वो रात को सोते समय बिस्तर पर ही यूरिन पास कर देता है, तो ये कंडीशन एन्यूरेसिस कहलाती है। आप चाहें तो इसके बारे में लिख लें, unintentional passes of urine at bed। बिस्तर पर बिना जानबूझकर यूरिन पास कर देना एन्यूरेसिस कंडीशन कहलाती है। और इस प्रकार की कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इस्तेमाल की जाती है। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इमीप्रामाइन। रिमेनिंग टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता कितना है, तो आप बताएंगे 1.5 लीटर। यानी अगर कोई पर्सन दिन में 1.5 लीटर यूरिन पास कर रहा है, तो ये बिल्कुल
नॉर्मल है। अगर किसी पर्सन को दिन में 400 ml से कम यूरिन पास होता है तो आप इसे कहेंगे ये कंडीशन ओलिगोरिया है। किसी दिन 400 ml से कम यूरिन का पास होना ओलिगोरिया कंडीशन है और इतना कम यूरिन पास करना पर्सन में डिहाइड्रेशन, शॉक या फिर रीनल फेलियर कंडीशन को बताता है। इसके अलावा अगर पर्सन को डिफिकल्टी इन यूरिनेशन होता है तो ये कंडीशन डिस्यूरिया कहलाती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफिकल्ट यूरिनेशन यानी यूरिन पास करने में तकलीफ होना, दर्द होना, ये डिस्यूरिया कंडीशन कहलाती है। और अगर कोई पर्सन दिन में 2 लीटर से ज़्यादा यूरिन पास करता है तो इसे आप पॉलीयूरिया कंडीशन कह सकते हैं। इसका कारण या तो पर्सन बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है या फिर उसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसी कोई कंडीशन है। और एक टर्म और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, एन्यूरिया। एन्यूरिया वह कंडीशन है जिसमें पर्सन हर दिन 100 ml से कम यूरिन पास करता है, यानी दिन भर में अगर कोई व्यक्ति 100 ml से कम यूरिन पास करे तो ये कंडीशन एन्यूरिया के नाम से जानी जाती है। यूरिन के अगर नॉर्मल कलर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं नॉर्मली जो यूरिन होता है पेल येलो कलर का होता है और इसके अंदर इसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल यूरोक्रोम, यूरोबिलिन और यूरोइरिथ्रिन नामक सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा यूरिन के ओडोर के बारे में पूछा जा सकता है तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल एरोमेटिक होता है ड्यू टू वोलेटाइल फैटी एसिड्स प्रेजेंट। यूरिन के अंदर वोलेटाइल फैटी एसिड्स की प्रेजेंस के कारण ये एरोमेटिक होता है, इसमें एक विशेष गंध पाई जाती है। इसकी नॉर्मल पीएच की बात की जाए तो 4.5 से 8 के बीच में होती है। 4.5 से 8 के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम मेजर करने के लिए यूरीमीटर नामक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं और यूरिन की नॉर्मल पीएच जो है 1.001 से 1.040 के बीच होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल एजेंट फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल फॉगिंग पर्पस से किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन को फॉगिंग मशीन के अंदर डालकर फॉगर के अंदर डालकर जिस रूम में जिस जगह पर आपको स्टरलाइजेशन क्रिएट करना है वहाँ पर फॉग क्रिएट करवाया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से आईसीयू, ओटी, लैब, एनआईसीयू आदि में फॉगिंग या स्टरलाइजेशन प्रोसेस करवाने के लिए किया जाता है। जिस जगह पर आपको फॉगिंग प्रोसेस करवाना है वहाँ पर फॉग बनवाकर पूरे एरिया को 48 आवर्स के लिए कंप्लीटली क्लोज कर देना चाहिए ताकि वहाँ पर एयर वेंटिलेशन ना रहे और फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन जो कि एयर के रूप में मौजूद है वो पूरे एरिया में फैल सके और कंप्लीटली वहाँ स्टरलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के पेशेंट में ट्रायड सिम्टम्स कौन से देखने को मिलते हैं? Yes, the answer is decrease motor activity, decrease mood, decrease speech। ये 3 सिम्टम्स हैं जो किसी भी डिप्रेशन के पेशेंट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। डिक्रीज मोटर एक्टिविटी, डिक्रीज मूड, डिक्रीज स्पीच। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकाइट्रिक डिजीज कंडीशन को क्लासिफाई करने के लिए इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम की। इंडियन सिस्टम के अनुसार हमने साइकाइट्रिक कंडीशन को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया है, साइकोटिक कंडीशंस एंड न्यूरोटिक कंडीशंस। साइकोटिक कंडीशन के अंदर जितने भी बड़े मेजर डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें आप साइकोसिस कह सकते हैं, सिजोफ्रेनिया आदि, इन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया है। जबकि न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर न्यूरोसिस से रिलेटेड कंडीशंस को जो कि एज कंपेयर टू मेजर डिसऑर्डर्स छोटे होते हैं उन्हें इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो याद रखिएगा बेसिकली आपको यहाँ पर बताने का
मेन पर्पस था कि साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स को हम 3 बड़े क्लासिफिकेशन जो कि इम्पोर्टेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया आईसीडी-11, उसके बाद आता है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के द्वारा दिया गया डीएसएम यानी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, और फिर इंडिया क्लासिफिकेशन में साइकोटिक और न्यूरोटिक डिजीज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference between apical pulse and radial pulse is known as। एपिकल पल्स और रेडियल पल्स में डिफरेंस क्या कहलाता है? पल्स डिफरेंस, पल्स डेफिसिट, कार्डियक प्रेशर, पल्स प्रेशर। अगर किसी पेशेंट में एक ही समय पर दो नर्सेस के द्वारा एपिकल पल्स और रेडियल पल्स नोट की जाए और इन दोनों पल्स में डिफरेंस आए तो ये कंडीशन पल्स डेफिसिट के नाम से जानी जाती है। और पल्स डेफिसिट कंडीशन एट्रियल फिब्रिलेशन होने पर देखने को मिलता है। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब है हार्ट के वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, यानी फिब्रिलेट होने लगते हैं, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण से पूरी पल्स या बीट जनरेट नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मदर्स हु हैव। इनमें से किन वुमेन्स को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी चाहिए? हेपेटाइटिस सी, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, एचआईवी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एचआईवी। एचआईवी और हेपेटाइटिस बी डिजीज कंडीशन से सफरिंग वुमेन्स को अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना चाहिए। उनसे इस डिजीज का बच्चे में ट्रांसमिशन संभव है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not the responsibility of head nurse और वार्ड इंचार्ज। इनमें से हेड नर्स या वार्ड इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा काम नहीं है? प्रिपेयरिंग पेशेंट विल, डेलीगेशन, नर्स असाइनमेंट, पेशेंट केयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पेशेंट के बिल बनाना हेड नर्स या वार्ड इंचार्ज का काम नहीं है, ये हॉस्पिटल का अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालता है। डेलीगेशन, नर्स असाइनमेंट और पेशेंट केयर ये सभी नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वार्ड इंचार्ज या हेड नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैशेस ऑफ चिकन पॉक्स फर्स्ट अपीयर ऑन। चिकन पॉक्स डिजीज में जो दाने निकलते हैं, रैशेस होते हैं, वो शरीर के किस हिस्से पर सबसे पहले देखे जाते हैं? फेस पर, लेग्स पर, आर्म पर, ट्रंक पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, ट्रंक पर। आइए चिकन पॉक्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। चिकन पॉक्स डिजीज मोस्टली चाइल्डहुड के दौरान होने वाली डिजीज कंडीशन है और इस डिजीज के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। इस डिजीज की मोस्ट कॉमन स्पीसीज यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे ह्यूमन हर्पिस एल्फा वायरस टाइप 3। चिकन पॉक्स डिजीज की सेकंड अटैक रेट 0% होती है, यानी इस डिजीज के दोबारा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और इस डिजीज की सेकेंडरी अटैक रेट होती है 90%, यानी अगर किसी प्रभावित व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं तो 90% चांस है कि आप यहाँ पर संक्रमित हो जाएंगे। चिकन पॉक्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे
14 से 16 डेज के बीच में। चिकन पॉक्स डिजीज का जो ट्रांसमिशन है मोस्टली ड्रॉपलेट के द्वारा होता है, यानी कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग के दौरान जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स आपके माउथ से निकलते हैं, इनके संपर्क में कोई पर्सन आता है तो इसकी वजह से ये ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स डिजीज होने पर कौन-कौन से साइन एंड सिम्पटम्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे? तो आप बता सकते हैं पेशेंट को चिल्स हो सकते हैं, वीकनेस हो सकता है, फीवर हो सकता है और फाइनली इस डिजीज कंडीशन से रैशेस कब आते हैं, ये चीज़ पूछी जाती है। तो याद रखिएगा पेशेंट में चिकन पॉक्स के जो रैशेज़ हैं, सबसे पहले ट्रंक एरिया में देखने को मिलते हैं। यानी कि चिकन पॉक्स के जो रैशेज़ हैं, दाने हैं, उन्हें आप सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ रैशेज़ कह सकते हैं। यानी ये रैशेज़ जो हैं आपके ट्रंक वाले हिस्से, धड़ वाले हिस्से, चेस्ट वाले हिस्से में सबसे पहले अपीयर होंगे और एक्सट्रीमिटी वाले हिस्से में बाद में आएँगे। इस डिज़ीज़ के अंदर कभी भी पेशेंट के पाम और सोल एरिया पर दाने नहीं निकलते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ से पूछी जा सकती है, चिकन पॉक्स डिज़ीज़ के अंदर जितने भी रैशेज़ होते हैं, जैसे मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, ये सभी एक ही समय पर पूरी बॉडी में मौजूद रहते हैं। मोस्टली किसी भी डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है, पहले दाने निकलना शुरू हुए तो मैक्यूल बना, फिर पैप्यूल बना, फिर वेसिकल बना और एक समय पर एक ही प्रकार के दाने पूरे शरीर में देखे जाते हैं। लेकिन चिकन पॉक्स के अंदर सभी प्रकार के दाने किसी भी समय आप पेशेंट को देखेंगे तो मौजूद रहेंगे। इसी कंडीशन को हम प्लियोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर फिजिकल और केमिकल दो तरीके से किया जा सकता है। फिजिकल मेथड्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आता है सनलाइट। किसी भी आर्टिकल या इक्विपमेंट जैसे बेडशीट, मैट्रेस आदि को जब सनलाइट के अंदर एक्सपोज किया जाता है तो सनलाइट के अंदर मौजूद अल्ट्रावायलेट रेज इस बेडशीट या लिनन के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसे हम फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन सीन इन डेलीरियम पेशेंट्स इज। डेलीरियम के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हेल्यूसिनेशन टाइप कौन सा है? हेल्यूसिनेशन के बारे में आप सभी जानते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की प्रेजेंस के पर्सन कुछ परसीव करता है तो वो हेल्यूसिनेशन है। यानी बिना किसी आवाज़ के प्रेजेंस के उसे आवाज़ सुनाई देना, बिना किसी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस के उसे वो दिखाई देना आदि। The right answer is visual hallucination. डेलीरियम से सफरिंग पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा विजुअल हेल्यूसिनेशंस होते हैं, यानी उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो वास्तव में वहाँ मौजूद ही नहीं है। डेलीरियम एक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, ऑर्गन में आई डिफेक्ट के कारण होने वाला मानसिक रोग है, जिसमें पर्सन की जो कॉन्शियसनेस है वो प्रभावित होती है, यानी इसमें क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। डेलीरियम कंडीशन एक्यूट स्टेज है, यानी कम समय में ही डेवलप होने वाली कंडीशन है, लेकिन ये रिवर्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ T4 हार्मोन। थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले T4 हार्मोन को आप और किस नाम से भी जानते हैं? यस, इट इज टेट्राहाइड्रोथायरोनिन या फिर इसे आप थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। T3 हार्मोन का दूसरा नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन और ये दोनों ही थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का नाम बताना है आपको। यस, इट इज एल्डोस्टेरोन। अदर नेम ऑफ एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन। अदर नेम ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन,
Yes, it is noradrenaline. Next, the gland responsible for fight or flight response. Yes, it is adrenal gland that is found on the top of kidney. So it's called suprarenal gland. Both endocrine and exocrine gland of body. उस ग्लैंड का नाम बताएं जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है। यस, इट इज पैंक्रियास। पैंक्रियास का 1% हिस्सा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और 99% पार्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। हार्मोन सिक्रीटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास की अल्फा सेल्स के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है? यस, इट इज ग्लूकेगॉन। अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकेगॉन, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन एंड डेल्टा सेल्स ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट्स सोमेटोस्टेटिन। याद रखिएगा, पैंक्रियास की 3 सेल्स हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। इनके द्वारा अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकेगॉन, बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन और डेल्टा सेल्स के द्वारा सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइकाइट्रिक से इंपॉर्टेंट टर्म फ्लैग एसोसिएशन के बारे में। फ्लैग एसोसिएशन टर्म का मतलब है पर्सन अपनी बात कहने के दौरान राइम मैनर को फॉलो करे। जैसे कि वी, कैन, हैन, पैन, रैन, यहाँ पर आपको एक सिस्टमैटिक साउंड सुनाई दे रहा है। कैन, हैन, पैन, रैन, इस तरह की अगर राइम हो तो आप इसे फ्लैग एसोसिएशन का नाम देंगे और ये मेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। वो इस तरह से अपनी बात को फ्लैग एसोसिएशन के रूप में बताते हैं। नेक्स्ट टर्म है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू अ फॉरेन बॉडी दैट इज कॉल्ड एंटीजन। जब हमारे शरीर में कोई बाहरी तत्व जिसे आप एंटीजन कहते हैं बॉडी में एंट्री ले और बॉडी को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हमारी बॉडी के द्वारा दिया गया हाई रिस्पॉन्स हाइपर सेंसिटिविटी कहलाता है। यानी किसी भी फॉरेन बॉडी के द्वारा जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जा सकती है तो उस समय हमारी बॉडी हमें बचाने के लिए कुछ एक्शन करती है, इस एंटीजन को किल करने का काम करती है, तो वो सेंसिटिविटी है। लेकिन ये बचाव में की जा रही रिएक्शन इतनी ज़्यादा हो जाए कि इससे हमारे बॉडी में ही डैमेज शुरू हो जाए तो ये चीज़ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है 4 प्रकार से क्लासिफाई की जा सकती है। 4 प्रकार की होती है। टाइप 1 जिसे आप एनाफाइलैक्सिस या एक्यूट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। टाइप 2 साइटोटॉक्सिक होता है। टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स के द्वारा होती है और टाइप 4 डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient is on anticoagulant therapy following a pulmonary embolism. During the first visit to the patient's home, the public health nurse asked the patient to take out all the medication that he has on hand. Which medication is cause of concern when taken by patient as on anticoagulant? किसी पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंडीशन हुई थी। इस पेशेंट को इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीकोगुलेंट थेरेपी दी जा रही है, यानी खून का थक्का ना बने, खून पतला रहे, ऐसी मेडिसिन दी जा रही हैं। इस पेशेंट के द्वारा नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी मेडिसिन अगर एंटीकोगुलेंट थेरेपी के साथ ली जाए तो ये डेंजरस हो सकती है, कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है, यानी चिंता की बात हो सकती है। ऑप्शन ए फेरस सल्फेट जिसे आप आयरन कहते हैं। ऑप्शन बी एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ऑप्शन सी आइसोनियाजिड। ऑप्शन डी फेनेंटोइन।
राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर गौर करिएगा, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को आप एस्पिरिन ड्रग के नाम से भी जानते हैं। एस्पिरिन जो है एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी ये प्लेटलेट के डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन या एक्टिविटी को दबा देती है, कम कर देती है, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पर आपका पेशेंट पहले से ही एंटीकोगुलेंट थेरेपी ले रहा है, यानी थक्का ना बने ऐसी मेडिसिन ले रहा है, और आप इसे एस्पिरिन और साथ में लेने देंगे तो इससे उसके अंदर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएगा, यानी क्लाइंट के अंदर जो ब्लीडिंग होने का रिस्क है वो बढ़ जाएगा और उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जो आसानी से रुक नहीं पाएगी और क्लाइंट की सिचुएशन कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो हमेशा याद रखें, अगर क्लाइंट किसी भी प्रकार की एंटीकोगुलेंट थेरेपी पर है तो उसे कभी भी एस्पिरिन ड्रग ना दें, अदरवाइज उसमें रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड सोर्स आर कॉज्ड बाय लोकलाइजेशन। इनमें से बेड सोर का कारण क्या है? इस्चीमिया, कॉन्ट्यूशन, एक्सेस हीट, फ्रिक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब है बॉडी की किसी सेल या टिश्यू तक ऑक्सीजन ना पहुंचने पर उसकी डेथ हो जाना इस्चीमिया कहलाता है। जब कोई पर्सन हॉस्पिटल में लंबे समय से एडमिट रहता है और एक ही पोजीशन पर लेटा रहता है, तो शरीर के उन हिस्सों जिन पर लगातार दबाव पड़ रहा है, वहाँ की सेल्स तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती और इसकी वजह से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाते और उस एरिया की सेल्स या टिश्यूज़ में डेड होने लग जाता है, और यही कंडीशन इस्चीमिया के कारण बेड सोर में कन्वर्शन देखा जाता है। बेड सोर बेसिकली इस्चीमिया के कारण लोकलाइज्ड सेल्स की डेथ और उस एरिया पर घाव का बनना कहलाता है। इस चीज को होने से बचाने से अगर आप रोकना चाहते हैं तो पेशेंट को हर 2 घंटे में एक बार उसकी पोजीशन जरूर चेंज करवाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर पोर्शन ऑफ कैल्शियम इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। हमारे शरीर में कैल्शियम का मेजर पार्ट किस हिस्से में स्टोर्ड रहता है? ब्लड में, हार्ट में, मसल में, बोन में। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोन। कैल्शियम हमारी बोन के अंदर डिपॉजिट रहता है और इन्हें मजबूती प्रदान करवाता है। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन ओरल कैविटी एंड रेक्टम इन अ पेशेंट एट द सेम टाइम। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एक ही समय पर ओरल एरिया और रेक्टम एरिया से टेम्परेचर लिया जाए तो इनमें क्या डिफरेंस होगा? 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट का, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। जब किसी क्लाइंट के ओरल एरिया से आप टेम्परेचर लेते हैं तो उस टेम्परेचर की तुलना में उसी समय रेक्टम से लिया गया टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या आधा डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, ओरल कैविटी से लिए गए टेम्परेचर की तुलना यदि एक्सिलरी एरिया से लिए गए टेम्परेचर से की जाए तो वो हमेशा आधा डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होगा, और वहीं रेक्टम एरिया से लिया गया टेम्परेचर ओरल कैविटी से लिए गए टेम्परेचर की तुलना में अधिक होगा।
ये बेसिक सी चीज है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट टाइम प्लेस एंड पर्सन इज कॉल्ड। अगर कोई व्यक्ति टाइम प्लेस और पर्सन के लिए अवेयर नहीं है तो ये किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाएगा? यदि कोई व्यक्ति, उससे पूछा जाए कि अभी क्या समय है, वो किस जगह है और क्या बात करने वाले व्यक्ति को वो जानता है, इस चीज का वो अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो इसे आप किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? द राइट आंसर इज डिसओरिएंटेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन आईसीयू में एडमिट है, आप उससे जाकर पूछेंगे अभी क्या समय है, तो वो दिन को रात बताएगा, रात को दोपहर बताएगा। इसके अलावा हॉस्पिटल सेटिंग्स को देखते हुए भी आप उससे पूछेंगे कि आप किस जगह पर हैं, तो बोलेगा कि मैं मूवी देखने आया हूँ, जबकि वो आईसीयू के अंदर है, यानी वो गलत प्लेस को बता रहा है। डॉक्टर उसके सामने व्हाइट कोट पहन के या हॉस्पिटल ड्रेस पहनकर खड़ा है, तो पूछ रहा है कि आप कौन है, तो वो डॉक्टर बोलेगा कि आप मेरे रिश्तेदार हैं। तो मतलब किसी भी चीज़ का वो सही जवाब यदि नहीं दे पाता है, टाइम, प्लेस और पर्सन को वो नहीं पहचान पाता है, तो ये डिसओरिएंटेशन कहलाएगा। और अगर बता देता है तो पर्सन ओरिएंटेड है। नेक्स्ट, प्राइमरी oocytes में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि सेकेंडरी oocyte के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लीनिंग ऑफ बेड सोर हैज टू बी डन फ्रॉम। अगर किसी पर्सन को बेड सोर्स डेवलप हो जाते हैं तो इस बेड सोर को क्लीन करने की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, one part near to the caregiver first then further, none of the above. The right answer is ऑप्शन बी। अगर आपने कल की क्लास अटेंड की हो तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हमेशा हमें लेस कंटेमिनेटेड एरिया से क्लीनिंग शुरू करनी है और मोर कंटेमिनेटेड एरिया की तरफ इसे क्लीन करना है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट के अंदर बना वुंड है, बेड सोर है, डेक्यूबिटस अल्सर है। जब आप एज अ नर्स इस पेशेंट को केयर देंगे तो केयर के दौरान इस घाव को साफ करने की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर से अंदर की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आउटसाइड है वो लेस कंटेमिनेटेड मानी जाएगी और इनसाइड जो है मोर कंटेमिनेटेड मानी जाएगी। यानी क्लीनिंग की जो डायरेक्शन है बाहर से अंदर की तरफ होनी चाहिए। दिस इज द थिंग। और अगर किसी क्लाइंट के अंदर सर्जरी के दौरान कोई घाव बनाया गया है, किसी क्लाइंट में ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पर जानबूझ के कट लगाया गया था, तो इस घाव को क्लीन करते समय आप हमेशा अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो इनर साइड है उसे लेस कंटेमिनेटेड माना जाता है, आउटर साइड को मोर कंटेमिनेटेड माना जाता है। कॉन्सेप्ट याद रखें, इसके बाद आराम से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स बाय अ प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एट लीस्ट। किसी प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी पीरियड में कम से कम कितनी एंटीनेटल विजिट्स करवानी चाहिए, कितनी बार हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाना चाहिए? 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार? टोटल 4 विजिट्स आर इसेंशियल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ के अनुसार किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को कम से कम 4 बार हॉस्पिटल दिखाने आना चाहिए। पहली जो विजिट है 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने पर होनी चाहिए। सेकंड विजिट 24 से 28 वीक के बीच होनी चाहिए। तीसरी विजिट 32 वीक पर होनी चाहिए और चौथी विजिट जो है
36 वीक पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज। अगर किसी व्यक्ति को अचानक नोज ब्लीडिंग होती है तो इसे आप किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? हिमेटेमेसिस, हिमोप्टाइसिस, एपिस्टैक्सिस, राइनोरिया। The right answer is option 3, epistaxis. एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग, और अगर किसी क्लाइंट को नोज ब्लीडिंग हो रही हो तो आप उसके नोज को पिंच करेंगे और उसके हेड को आगे की तरफ झुकाएंगे और उसे बैठा देंगे। ऐसा करने से नोज ब्लीडिंग रुक जाएगी और क्लाइंट में रिस्क ऑफ एस्पायरेशन भी नहीं होगा। हिमेटेमेसिस कंडीशन का मतलब है ब्लड में वॉमिट में ब्लड का प्रेजेंट होना। हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है स्पूटम में ब्लड का प्रेजेंट होना। और राइनोरिया कंडीशन का मतलब है क्लियर वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज ड्यू टू कोल्ड। अगर किसी क्लाइंट को ठंड लग जाती है तो उसकी नोज से क्लियर वाटरी डिस्चार्ज निकलता है। ये चीज राइनोरिया के नाम से जानी जाती है। Next question, how much carbohydrate per day does the infant require? किसी इन्फेंट को यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चे को हर दिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है? 45 ग्राम पर डे, 40 ग्राम्स पर डे, 35 ग्राम्स पर डे, 50 ग्राम्स पर डे। Yes, exactly. Option C, 35 grams per day. Next question, Biomedical Waste Management and Handling Rule under the Environment Protection Act 1986 was launched in 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था और इस एक्ट के अंदर ही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल को बनाया गया। अब आपको बताना है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल किस वर्ष आया? 1990 में, 1986 में, 1995 में, 1998 में। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट है। हमने हमारे आसपास के वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया, एक नियम बनाया, जिसे 1986 के अंदर बनाया गया। अब इसी एक्ट के अंदर हॉस्पिटल से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते थे, जिनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो सकता था, हमें दूसरी बीमारियां हो सकती थी, तो इन हॉस्पिटल से निकले बायोमेडिकल वेस्ट को किस प्रकार से हैंडल करना है, कैसे इसे डिस्पोज करना है, कैसे इन्हें डिस्कार्ड करना है, इससे संबंधित जो रूल बनाए गए थे वो 1998 में बनाए गए। तो याद रखिएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में और इसी के अंदर बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट रूल बनाया गया जो कि 1998 में बना था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेगुलरली इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू so much once again. Best of luck.